सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। मोदी सरकार का जब भी नाम आता है तो एक ही बात जहन में आती है कि वो है दहशतगर्दी। मोदी मकबूजा कश्मीर में दहशतगर्दी करता है तो कभी ये हैवान अपने ही फौजियों का खून बहाकर जश्न मनाता है। मोदी दहशतगर्दी की दुनिया का कहने के सबसे बड़ा डॉन बना फिरता है। दहशतगर्दी करना और करवाना मोदी पर खत्म है। कत्लो गारत करने वाला मोदी अनकरीब खुद, याद रखिएगा, गारत होने वाला है। अच्छा नाज़रीन, मोदी एक जहनी मरीज़ है और आमतौर पे जहनी मरीज़ का इलाज मेंटल असाइलम में किया जाता है, लेकिन मोदी एक ऐसा जहनी मरीज़ है जिसको मेंटल असाइलम की नहीं बल्कि 3rd डिग्री की ज़रूरत है। उसको इतनी मार मारनी चाहिए कि उसकी अकल ठिकाने आ जाए। मोदी RSS के बलबूते पर मुसलमानों पर ज़मीन तंग कर रहे हैं। इस्लामोफोबिया में मुब्तला उस जालिम शख्स का भयानक अंजाम, याद रखिएगा, बहुत करीब है, लेकिन ये बात उसको ज़रा भी समझ नहीं आ रही। ये पाकिस्तान और मकबूजा कश्मीर में तकरीबी जो सरगर्मी है ना, उसको बढ़ाना चाहता है क्योंकि उसको मुसलमान एक आंख नहीं भाते। मोदी सरकार ने बाबर कादरी को शहीद करवाया क्योंकि वो मोदी की घटिया और गिरी हुई सोच के खिलाफ खुलकर बोला करते थे। रियाज नाइकू, बुरहान वानी जैसे जंगजुओं को जो कश्मीर में आज़ादी की तहरीक चला रहे थे और मोदी के जुल्म के आगे दीवार बने हुए थे, उनको ना सिर्फ शहीद करवाया बल्कि उनको दहशतगर्द करार देने की भी पूरी कोशिश की। अच्छा, दुनिया ये बात अब बड़े अच्छे से जान चुकी है कि मोदी स्पॉन्सर टेररिज्म को फरोग दे रहा है। दुनिया के सामने ये राज खुल चुका है कि मोदी का नाम नेहाद भारत जगमग नहीं बल्कि इंतहा पसंदी की बकबक कर रहा है। हिंदुस्तान जल रहा है और ये आग मोदी के जुल्म से पूरे हिंदुस्तान में फैल रही है। भारत अमन की आशा नहीं चाहता बल्कि ये अमन का दुश्मन है। मोदी मुसलमानों की तबाही और बर्बादी के चक्कर में हिंदुस्तान की तबाही कर रहा है। हिंदुस्तान की मईशत डूब रही है, कोरोना हिंदुस्तान को निगल रहा है और मोदी इस मरज को काबू करने में नाकाम रहा है। मोदी ने पूरी कोशिश की कि वो पाकिस्तान को FATF की जो ब्लैक लिस्ट है उसकी दलदल में धकेल दे, नुकसान पहुंचा दे, लेकिन कह लें कि किस्मत की करनी। देखिए ज़रा कि आज भारत पर खुद FATF की तलवार लटक रही है। भारत की पाकिस्तान के खिलाफ झूठी खबरें और मज़ामीन जारी करने वाली जो जाली वेबसाइट्स हैं वो भी पूरी दुनिया के सामने आ गई। तो फिर दुनिया ने जाना कि मोदी पाकिस्तान के साथ दुश्मनी में इस हद तक गिर सकता है। मोदी रॉ और NDS इनके ज़रिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाता है और पूरी कोशिश करता है, हमेशा मसरूफ़ रहता है पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करने में। अच्छा, भारत ने अपनी कठपुतलियाँ पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल की हैं, हमेशा सबको पता है। उनमें से एक कठपुतली अब अपने अंजाम को पहुँच चुकी है। भारत के उस पपेट का ताल्लुक MQM लंदन से है। उसे बानी MQM लंदन के नाम से भी जाना जाता है। वो बाहर बैठकर एक इशारा करता था, याद करें, और उसके कहने पर कराची का अमन सुकून ये ऐसे चुटकियां बजाकर मिनटों में तबाह बर्बाद करके रख दिया जाता था। वो खुलेआम मुल्क तोड़ने की बातें करता था, कराची को पाकिस्तान से अलहदा करने की बकवास करता था, बक करता था, और ये सब कुछ वो आशीर्वाद से करता था। लेकिन फिर दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान कायम रहा, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, और इसे तोड़ने की बातें करने वाला अपने आप जो खोदा हुआ गड़ा है ना उसमें खुद जा गिरा। कल तक जिसकी आवाज़ से दुनिया कांपती थी, सोचिए आज उसकी आवाज़ कहीं भी सुनाई देती है आपको? कहीं सुनाई नहीं देती, क्योंकि किसी ने शायद दुरुस्त कहा है कि जुल्म जब हद से बढ़ जाता है तो मिट जाता है। लेकिन दुनिया में बेज़मीरों की कमी तो नहीं है। अब भी बहुत से भारत के पालतू का मतलब समझते हैं ना, पालतू, बहुत से पालतू ऐसे हैं भारत के जो पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान का खाते हैं और पाक फ़ौज और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ज़बान इस्तेमाल करते हैं। कोई बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलहदा करने की बात करता है, कोई कहता है कि उर्दू पाकिस्तान की ज़बान नहीं है। लेकिन वक्त ने साबित किया कि जिसने भी हमारे मुल्क पर ऐसी नज़रें डाली, साजिशें की, बुरे इरादे रखे पाकिस्तान को लेके, वो फिर किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। इतना करम है अल्लाह ताला का पाकिस्तान पर, अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान के अंदर रहते हुए पाकिस्तान की जो जड़ें हैं वो खोखली करने वाले अपने अंजाम को पहुंचे हैं और अब भी जो ऐसा कर रहे हैं, यकीन जानिएगा अनकरीब अपने अंजाम को पहुंचेंगे। अच्छा, भारत की एक और कठपुतली PTM वो भी है जो पाक फ़ौज के खिलाफ एक मुनज़्ज़म मुहिम चला रही है, सोची समझी साजिश के तहत। और ये बात किसी से भी ढकी छुपी नहीं है कि उनको फंड्स वहीं से आते हैं जहाँ से बानी MQM लंदन को आते थे। यानी भारत, PTM ने जो फ़ौज मुखालिफ नारे लगाए हैं वो भारत के कहने पर लगाए हैं। PTM वो गिरोह कह लें कि जिसने पाक फ़ौज की चौकियों पर हमले किए,
और नाज़िम बताएं कौन होगा जो अपनी फौज पर हमले करे। और एक और बात, पीटीएम जो ये मुतालिबा करती रही कि वजीरिस्तान में पाक फौज की जरूरत नहीं है, इसको यहां से बाहर चले जाना चाहिए, मैं जरा बताना चाहूंगी कि अभी कल ही दहशतगर्दों ने वजीरिस्तान में क्या किया, फोर्सेस की चेक पोस्ट पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में 4 जवान शहीद हुए। पाक फौज की जानिब से दहशतगर्दों को मुंह तोड़ जवाब दिया गया और जवाबी कार्रवाई में 4 दहशतगर्द भी मारे गए। अब मेरा सवाल है कि पाक फौज ने इतने मुश्किल से दहशतगर्दी को खत्म किया, लेकिन अमन के दुश्मन एक बार फिर यहाँ पे तकरीबकारी को फ़रोग देना चाहते हैं। ऐसे में अगर पाक फौज यहाँ से चली जाती है तो फिर पीटीएम क्या खुद दहशतगर्दों से लड़ेगी? इसलिए यहाँ से फौज को निकालने का मुतालिबा करने वालों को शर्म से डूब मरना चाहिए। अच्छा, भारत ने स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी के जरिए किस तरह से सानेहा पेशावर जैसा जख्म लगाया था, कौम ये नहीं भूली है। एक क्लिप होगा मोहिद यूसुफ का, जरा चलाइएगा। अच्छा, भारत को पाकिस्तान का अमन एक आंख नहीं भाता, सबको पता है, और हर वक्त भारत इस मौके की तलाश में रहता है कि पाकिस्तान को किसी ना किसी तरह से डिस्टेबलाइज किया जाए। कुलभूषण यादव इसकी एक जिंदा मिसाल समझ लें। उस भारतीय दहशतगर्द ने खुद एतराफ़ किया कि उसने किस तरह से बलूचिस्तान के चमन में आग लगाने की कोशिश की। अब मोहिद यूसुफ ने भारतीय सहाफ़ी को आईना दिखाते हुए क्या कहा कि पाकिस्तान के पास मुल्क में दहशतगर्दी के वाक़यात में इंडिया के मुलव्वस होने के बाकायदा सबूत मौजूद हैं। पाकिस्तान के पास इंडिया की जानिब से दहशतगर्दों को माली इमदाद फराहम करने के भी सबूत मौजूद हैं। इंडिया ने ही पेशावर में आर्मी पब्लिक स्कूल हमले को स्पॉन्सर किया, जिसमें मासूम बच्चों के खून से बाकायदा होली खेली गई। मोहिद यूसुफ क्या कहते हैं कि हमले से पहले शिद्दत पसंद तंजीम टीटीपी कमांडर को इंडिया से की जाने वाली 8 फ़ोन कॉल्स का रिकॉर्ड भी मौजूद है। एक हमसाया मुल्क में इंडियन इंटेलिजेंस हैंडलर्स ने गुज़श्ता 2 बरस में कराची में चीनी कौंसल खाने, गवादर में पीसी होटल, स्टॉक एक्सचेंज पर हमले करवाए। अब नाज़रीन सोचें, भारत के खिलाफ ये वो सबूत हैं जो पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा में जमा करवाए। पाकिस्तान सबूत से बात करता है। भारत हर तरह से एक गुंडा रियासत का किरदार अदा कर रहा है, बड़ा डॉन बना फिरता है भारत। नरेंद्र मोदी का पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने का जुनून, ज़रा मुलाहिजा कीजिए कि यही मकसद लेकर वो अफगानिस्तान में पैसे का जाल फेंक रहा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब भी इस खदशे का इजहार कर चुके हैं। क्लिप होगा उनका, ज़रा चलाइएगा टीम। तो पाकिस्तान को बैरूनी ख़तरे का सामना है, और ये बैरूनी ख़तरा पाकिस्तान को, आपको पता है कहाँ से, भारत से। भारत अफगानिस्तान को हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। माजी में भी अफगानिस्तान की सरजमीन कई बार पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल की गई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब इसी खदशे का इजहार करें कि भारत की भरपूर कोशिश है कि वो किसी तरीके से अफगानिस्तान के जरिए पाकिस्तान में खाना जंगी की कैफियत पैदा कर सके। अफगानिस्तान में भारत की पाकिस्तान दुश्मनी पर मबनी साजिशों की बाकायदा फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं, जहाँ से आए रोज़ किसी ना किसी मंसूबे की खबर हमारी सिक्योरिटी एजेंसियाँ लगा ही लेती हैं। दाइश के साथ भारत के ताने बाने मिल रहे हैं। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी के हमरा पाक फ़ौज के तर्जुमान अफगान सरहद के साथ दहशतगर्दों के ठिकानों की तफसीलात मीडिया के सामने पेश कर चुके हैं। भारत अफगानिस्तान में अपने सिफारत खाने और कौंसलेट को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये मामला भी नया नहीं है। सरहद पार से दरअंदाजी के कितने ही वाक़यात में पाक फ़ौज ने जानी नुकसान बर्दाश्त किया। अफगानिस्तान की सरजमीन का पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होना किसी तौर भी काबिल कबूल नहीं है। आज भारत अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल कर रहा है। अब जरा सोचिए नाज़रीन, भारत एक तरफ पाकिस्तान के खिलाफ तरह तरह की साजिशों में मसरूफ़ है, तो वहीं वो कश्मीरियों को दबाने में भी नाकाम रहा है। हालांकि कोशिश कर रहा है, लेकिन नाकाम कोशिश। और मकबूजा कश्मीर में भारत का जाली अमन का झूठ दुनिया के सामने खुल चुका है। भारत ने जो 370 आर्टिकल ख़त्म किया, कश्मीर की आज़ादाना हैसियत को ख़त्म किया, भारत ने एक्चुअली ये जिताना चाहा कि मकबूजा कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, लेकिन उसके कहने से और ऐसा होने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब अमेरिका ने जानबूझकर या कह लें कि लाशऊरी तौर पर मकबूजा कश्मीर को भारत का हिस्सा करार दिया, जिसकी पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारिजा ने मजम्मत की। अमेरिका की तरफ से वजाहत भी आई कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुतनाज़ इलाका है ये मुआजरा क्या है। ज़रा देखिए ये कुरैशी साहब का क्लिप। अच्छा, मामला कुछ यूँ कि अमरीकी महकमा खारजा ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में 4G मोबाइल इंटरनेट के दोबारा आगाज़ से मुतालिक ट्वीट किया, और जब ये ट्वीट किया तो इस ट्वीट में उसने भारत के इस इक़दाम की तारीफ़ की। अब नाज़रीन, मसला ये नहीं कि भारत की तारीफ़ की, बल्कि मसला ये था कि उस ट्वीट में अमरीकी महकमा खारजा ने भारतीय कश्मीर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, और ये बात पाकिस्तान में किसी सूरत कबूल नहीं की जा सकती, ना कश्मीरी से कबूल करेंगे कि कोई भी मुल्क जाने अनजाने में पाकिस्तान की कश्मीरियों से अटैचमेंट का मजाक बनाए या जज्बात से खेले, तो बर्दाश्त नहीं हो सकता। ये ट्वीट ज़रा ये देखिएगा, आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। इस ट्वीट में भारतीय कश्मीर के अल्फाज पर पाकिस्तान के दफ्तर खारजा की तरफ से सख्त रद्द अमल आया, जिसके बाद जो बाइडन इंतजामिया ने बाकायदा माजरत की
और कहा कि अमेरिका की मकबूजा कश्मीर को लेकर पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई है। अमेरिका मकबूजा कश्मीर को आज भी पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक मुतनाज़ इलाका तस्वुर करता है। अब मकबूजा कश्मीर का मसला आपको पता है नाज़रीन के कौम मुत्तहिदा की करारदादों के जरिए हल होना चाहिए। भारत चाहे 370 का नफाज करके जितना मर्जी ये जता ले कि मकबूजा कश्मीर भारत का हिस्सा है, आंखें बंद कर लेने से हकीकत कभी नहीं बदलती है। मोदी का एक पालतू है अमित शाह, जरा सुनिएगा क्या बकवास कर रहे हैं। हमारी बकवास करने से नहीं, जो तुम बकबक कर रहे हो, तुम्हारे कहने से ये हो नहीं जाएगा। मकबूजा कश्मीर तुम लोगों का हो नहीं जाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। जाओ जरा, अगर हिम्मत है ना तो जाकर पूछो कश्मीरियों से, मकबूजा कश्मीर के अवाम की आंखों में आंखें डालकर उनसे पूछो कि वो खुद को भारत का हिस्सा मानते भी हैं या फिर नहीं। नफरत करते हैं कश्मीरी तुम लोगों से, नफरत करते हैं तुम लोगों से, लेकिन इतनी हिम्मत तुम में, तुम्हारे मोदी में आएगी कहां से? डरपोक लोगो तुम लोग, गिरे हुए घटिया सोच के मालिक। मोदी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो श्रीनगर में एक अवामी जलसा तक करके दिखा दे। अगर मकबूजा कश्मीर तुम्हारा है तो फिर मोदी मकबूजा कश्मीर क्यों नहीं जाता? क्योंकि तुम अमित शाह और मोदी अच्छे से जानते हो कि मकबूजा कश्मीर के अवाम पत्थरों से तुम्हें बाकायदा संसार कर देंगे। संसार का मतलब समझते हो? तुमने जो जुल्म के पहाड़ उस जन्नत नज़ीर खूबसूरत वादी में तोड़े हैं, कश्मीरी वही जुल्म की आग से तुम्हारी और मोदी की बाकायदा चिता जला देंगे। अच्छा, अगर कश्मीर तुम्हारा होता तो फिर कश्मीरी तुम्हारे खिलाफ आज़ादी की तहरीक क्यों चलाते? अगर मकबूजा कश्मीर भारत का हो तो फिर 9 लाख भारतीय दरिंदा से फौज मकबूजा कश्मीर में क्या कर रही है, क्यों काबिज है? अच्छा, भारतीय बच्ची का क्लिप जरा मुलाहिजा कीजिएगा। ये आपने छोटी सी बच्ची ने एक पेंटिंग से सारी वजाहत कर दी कि मामला है क्या। अच्छे से जानती है बच्ची कि भारत का वज़ीर दाखिला अमित शाह एक सांप है जो भारत के शहरियों के हुकूक पर बाकायदा डंग मारता है। इस बच्ची को यह भी पता है कि अंबानी नामी सांप ज़राअत के शोबे को हड़प करना चाहता है और पंजाब के सिख किसानों की मईशत पर डंग भी मार रहा है। यही नहीं, ये बच्ची ये भी जानती कि मोदी नामी सांप जो भारत और मकबूजा कश्मीर के अवाम के हुकूक पर डंग मार रहा है। ये बच्ची अपने वालिद की पेंटिंग की वजाहत इतने अच्छे तरीके से कर रही है। यानी भारत में आज बच्चे बच्चे को पता है कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह और अंबानी जैसे सांप भारत में नफरत का जहर फैला रहे हैं। और इस पेंटिंग को देखने के बाद, इस बच्ची के इस तबसरे को या इस तजिए को सुनने के बाद डूब मरने का मुकाम है नरेंद्र मोदी के लिए और नरेंद्र मोदी के तमाम पालतुओं के लिए। नाज़रीन, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। कश्मीर के इशू पे अमेरिका का हम कह सकते हैं जी वाज़े मौक़िफ़ जो है वो सामने आ गया। बड़ा क्लियर मौक़िफ़ अमेरिका ने बता दिया कि कश्मीर से मुताल्लिक़ अमेरिकी पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं हुई और अमेरिका अब भी जम्मू और कश्मीर के खित्ते को पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक मुतनाज़ इलाका ही समझता है। अमेरिकी हुकूमत की जानिब से ये वजाहत एक न्यूज़ ब्रीफिंग के दौरान दी गई और न्यूज़ ब्रीफिंग में एक सहाफ़ी ने अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट के तर्जुमान से जब सवाल किया था कि क्या अमेरिका कश्मीर को अब मुतनाज़ इलाका नहीं समझता, हम जानना चाहते हैं कि क्या मौक़िफ़ में किसी किस्म की कोई तब्दीली हुई है, क्या पॉलिसी तब्दील हुई। इस सवाल का जवाब उन्होंने 2 टोक अंदाज में दिया और वो क्या कि मसला कश्मीर पर अमेरिका की पॉलिसी तब्दील नहीं हुई है। अच्छा नाज़रीन, अमेरिकी सदर जो बाइडन और उनकी इंतज़ामिया के सीनियर ओहदेदारान की जानिब से बयानात में जनूबी और वस्ती एशियाई ममालिक के लिए अमेरिकी पॉलिसीज़ के वाज़े किए गए हैं। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है सीनियर डिफेंस एनालिस्ट, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, जनरल रिटायर्ड अमजद शरीफ साहब। जनरल साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जनरल साहब, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि आप अमेरिका के इस बयान को कैसे देखते हैं? हम कह सकते हैं कि वाज़े मौक़िफ़ है, 2 टोक बयान है ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बयान वजाहत है और ये इसलिए देनी पड़ी कि हमारे फॉरेन ऑफिस ने एतराज़ किया था। जो लैंग्वेज इस्तेमाल की इन्होंने वो एक ट्वीट की थी जिसमें कि बाइडन की जो शी जिनपिंग से हुई बातचीत हुई 2 घंटे की, उसके बाद उन्होंने ये भी मोदी से भी बात की और उसमें उन्होंने कहा कि जनाब ये कश्मीर के बारे में और इंडियन कश्मीर का उसने लफ्ज इस्तेमाल फौरन पाकिस्तान, ये पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस उन्होंने कहा ये गलत है। हमें अफसोस हुआ इस बात का कि आपने ये इस तरह का, जबकि ये सारी दुनिया जानती है कि ये एक मुतनाज़ा इलाका है, यूनाइटेड नेशन की करारदादें हैं इस पे। तो ये था फॉरेन ऑफिस का उस पे ट्वीट। उसके जवाब में मैं समझता हूँ कि क्लैरिफिकेशन आप कह लीजिए, बहरहाल सवाल तो पूछा वहां पे किसी जर्नलिस्ट ने
लेकिन ये नुक्ता लाजमन अमेरिका में रजिस्टर हुआ कि फॉरेन ऑफिस पाकिस्तान का इस पर रिएक्ट कर रहा है और ये वजाहत जानी चाहिए। लिहाजा उन्होंने यही आपको बताया। और फिर ये कि आप देखिए, थोड़ा पीछे चले जाए तो ट्रंप बार बार कहता रहा कि जी मैं इस पे सालिसी करवाने के लिए तैयार हूं। भाई तनाजा है तो सालिसी के लिए बात होती रही ना। तनाजा अगर ना हो, ये मुतनाजा इलाका ना होता तो फिर सालिसी एग्जैक्टली हाँ, तो मीडिएटर का रोल क्यों अदा करेगा अगर तनाजा ना हो तो क्यों अदा करेगा। तो वो बड़ा एक वाज़े मौक़िफ़ रहा है। यहाँ सिर्फ एक उस ट्वीट की वजह से गलतफहमी पैदा हो गई, जहां कश्मीर के बारे में ट्वीट में जिक्र किया गया कि ये जम्मू कश्मीर इंडियन जम्मू एंड कश्मीर। अमूमन ये कहा जाता है कि जब बात होती है कि जी जम्मू एंड कश्मीर the portion which is being or the area or territory which is being controlled by India and Jammu and Kashmir territory which is being controlled by Pakistan, तो वो उससे फिर वो शक व शुबे नहीं पैदा होते जो यहाँ पैदा हुआ उनके एक थोड़ी सी केयरलेसनेस की वजह से। तो बहरहाल अब क्लैरिफिकेशन आ गई है। ठीक है। और मैं समझता हूँ कि फॉरेन ऑफिस ने हमारे ने बहुत अच्छा काम किया इस लिहाज से कि उन्होंने जाहिर किया कि वी आर वेरी सेंसिटिव टू दीस थिंग्स। ये छोटा सा भी आप अगर मेंशन करेंगे इस तरह केयरलेसली तो हम उसको भी चैलेंज करें। तो ये उस लिहाज से ठीक है, मैं समझता हूँ फॉरेन ऑफिस ने अच्छा किया। ठीक है, ठीक है। अच्छा जनरल साहब आगे चलते हैं। अब ये ट्रंप और जो बाइडन का जो कंपैरिजन किया जाता है और आपको भी पता है कि वाज़े फ़र्क है ट्रंप की शख्सियत में, जो बाइडन बहुत मुख्तलिफ है उनसे। हम कह सकते हैं कि किसी हद तक मेचोरिटी लेवल में बहुत फ़र्क है। पॉलिसीज़ में लोग समझते हैं कि पता नहीं आने वाले दिनों में कुछ बहुत फ़र्क आएगा, पाक अमरीका ताल्लुकात पर क्या असरात होंगे। इसके साथ साथ इनके दौर में जो बाइडन है, आपको लगता है कि जो मसला है कश्मीर का ये हल होने की कोई सूरत आपको नज़र आती है? क्योंकि इसमें सिर्फ जो बाइडन का रोल नहीं होगा, बहुत से लोग सिर्फ जो बाइडन और ट्रंप का कंपैरिजन करते हैं, इसमें फिर एस्टैब्लिशमेंट में बहुत सी चीजें आ जाएंगी। जो बाइडन अकेले तो कुछ भी नहीं है ना। अरे वो ठीक है, लेकिन उनका स्टांस हमेशा यही रहा है। और मेरा ख्याल है कि जब वो ये कह रहे हैं कि हमारा कश्मीर पे स्टांस नहीं बदला, तो वो यही है कि अगर दोनों मुल्क हमें रिक्वेस्ट करें कि सारसी कराएं तो हम सारसी कर देंगे, वरना दोनों हम चाहते हैं कि दोनों मुल्क खुद बैठ के बात करके तो इस मसले को हल। अच्छा जनरल साहब सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, मैं चाहती हूँ आप नाज़रीन को जरा क्लियर कीजिए क्योंकि आप गहरी नजर रखते हैं तमाम इश्यूज पर, इंटरनेशनल इश्यूज पर भी। मुझे जरा ये बताइए कि लोगों को जरा क्लियर कीजिएगा कि बहुत से लोग समझते हैं सर जो बाइडन के आने से, एक सदर चेंज होने से बहुत सी चीजें चेंज हो जाएंगी। तो सिर्फ ये सदर का किरदार होगा या अमरीका एक बहुत बड़ा मुल्क है, सुपर पावर है, सदर अकेला तो कुछ नहीं है। अमरीका की अपनी पॉलिसीज हैं, उनका एक अपना सिस्टम है, एस्टैब्लिशमेंट है, बहुत सी चीजें जिसको सदर ने भी साथ लेकर चलना है। देखिए आज तो भारत उनका इत्तेहादी है, बड़ी कुर्बतें हैं, बहुत जरूरत है। लेकिन जब इत्तेहादी नहीं भी था, पाकिस्तान इत्तेहादी था, तो उस वक्त भी पॉलिसी यही थी कि भारत और पाकिस्तान दोनों अगर हमें रिक्वेस्ट करेंगे तो फिर हम आपकी सालिसी करा देते हैं। ये ट्रंप थोड़ा कैजुअल आदमी था तो वो इस तरह की बात कर जाता था कि ऑफ द कफ कुछ कह दिया, वरना ये बड़ी कंसिस्टेंसी है अमरीकी पॉलिसी में। कई सदर बदल चुके, कई वक्त बदल चुके, हम इत्तेहादी थे, फिर भारत इत्तेहादी हो गया, लेकिन कश्मीर पे उनका स्टांस यही रहा है। और वो ये कहते हैं कि मुतनाज़ा इलाका है। यानी मैं आपकी बात से कंक्लूड कर सकती हूँ जनरल साहब, मैं कंक्लूड कर सकती हूँ कि सिर्फ एक जो सदर का चेहरा चेंज हुआ, नाम तब्दील हुआ है कि ट्रंप की जगह जो बाइडन आ गया, तो उससे बहुत ज्यादा उम्मीदें हमें नहीं लगानी चाहिए, हमें पूरे सिस्टम को समझना होगा। बिल्कुल बिल्कुल, वो पॉलिसी में बड़ी कंसिस्टेंसी है, उसको वो छोड़ेंगे नहीं, वो इसी तरह रहेगी जो पहले से चली आ रही है। यानी अभी हम ये कह सकते हैं कि भारत से अगर इनका मुफाद जुड़ा हुआ है, जो कि वाकई जुड़ा हुआ है, तो अभी भी मुफाद को देखा जाएगा, इंसानियत को नहीं देखा जाएगा कि कितनी गोलियां चलाई जा रही कश्मीर में, कितनी लाशें उठाई जा रही हैं। और फिर मैं अगेन अपने अल्फाज दोहराऊंगी, मैंने लास्ट टाइम भी आपसे प्रोग्राम में शायद बात की थी कि जो इंसानी हकूक़ के दिन मनाए जाते हैं और इंसानी हकूक़ के जो अलमबरदार लोग बने बैठे हैं, NGOs बड़ी बड़ी, और ये दिन मनाए जाते हैं बड़े लेवल पर, तो फिर ये मनाने बंद कर देने चाहिए जनरल साहब, क्योंकि प्रैक्टिकली इंसानी हकूक़ आप देख लें, प्रैक्टिकली कश्मीर में जो हो रहा है, ये क्या हो रहा है, इंसानियत के ऊपर इतना जुल्म हो रहा है। ऐसा सुलूक तो जानवरों के साथ नहीं किया जाता, बच्चों के साथ जो वहाँ पे किया जा रहा है, ख़वातीन के साथ, 70-80 साल की औरतों की इज्जतें महफूज नहीं, उनके साथ इसमें दरी के वाक़यात पेश आते हैं। कौन करता है? भारतीय सेना, भारतीय फौज करती है। लोगों को नजर नहीं आ रहा, लोग अंधे बने हुए, बहरे बने हुए, गूंगे बने हुए हैं। देखिए बात यह है कि जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स हैं उसमें इंसाफ नाम की कोई चीज नहीं, वो मुफादात पे मबनी होती है, ना इखलाकियात होती हैं। तो मुल्कों के मुफादात हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। मुफादात की रोशनी में वो अपने फैसले करते हैं। अब आप देखिए कि इस पूरी दुनिया को
अमेरिका सबक देता है ह्यूमन राइट्स का। और आप ये भी ज़हन में रखें कि हांगकांग में पीछे चाइना के खिलाफ जब वो मुजाहरे शुरू हुए और उन्होंने थोड़ा बहुत कंट्रोल करने का काम किया, हालांकि उसमें उन्होंने गोलियां नहीं चलाई, लेकिन उन्होंने कंट्रोल करने के लिए सख्ती की, लोग अरेस्ट किए, तो ये उसकी मजम्मत करते हैं। लेकिन इन्होंने लाखों लोग मार दिए, अफगानिस्तान में भी लाखों मार दिए, इराक में, लीबिया में जो कुछ हुआ, तो उसके बारे में कभी बात नहीं होती। बल्कि यहाँ तक कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ क्रिमिनल जस्टिस जो है, उन्होंने कहा जी हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। ट्रंप ने उनको वीजा देने से इनकार कर दिया, उन्होंने कहा जी आपका कोई काम नहीं। और फिर जिन 5-6 लोगों पे इराक में बहुत सारे कोई वायलेशंस करने की थी, इल्जाम था उन पे, उनके ट्रायल होने वाले थे, चीजें साबित हो चुकी थी, ट्रंप ने उनको माफ कर दिया। अब आप देखिए कि यहाँ पे हमारे यहाँ डेनियल पर्ल के कत्ल का किस्सा हुआ, और ये आदमी जो आज उमर सईद शेख जो है, ये यहाँ पे आपकी टॉप मोस्ट अदालतें, यानी कई प्रोसेस से गुजर के, तो उसको अदालत ने कहा जी इसके शवाहिद नहीं है, उसको छोड़ दिया। उस पे अमेरिका को इतराज। हालांकि अपने साबितशुदा जुर्म छोड़ना चाहे छोड़ देते हैं, ट्रंप ने माफी दे दी। तो बात यह है कि तजाद इनकी बातों में, इनके काम में, इनके अमल और कॉल और फेल में तजाद इतना बड़ा होता है, लेकिन चूंकि ये सुपर पावर है, एक बड़ा मुल्क है, ताकतवर मुल्क है, तो इनको कन्फ्रंट कोई नहीं करता, कोई पूछता नहीं इनको, तो बच निकलते हैं। वरना तो कश्मीर का केस इतना वादे है कि इखलाकी तौर पे इनको कश्मीर के बारे में बात करनी चाहिए कि भारत वहां जुल्म बंद करे। वो सिंपल एक लोकल सी एग्जांपल मेरे जहन में आ गई। वो जना साहब आपकी बात से लोकल एक एग्जांपल मेरे जहन से, मोहल्ले का चौधरी होता है हमारे यहाँ, तो चौधरी तो कुछ भी करे, को पूछता ही नहीं है। जी जी बिल्कुल, वो उसको छुट्टी होती है, वो परियुज्मा हर चीज उसको छुट्टी होती है, वो कुछ भी कर सकते हैं और दूसरों को बड़ा भाषण देगा, लेक्चर देगा, लेकिन खुद वो सब कुछ करेगा। अच्छा जना साहब, ये जो पाकिस्तानी हमारी जो गवर्नमेंट है, पीटीआई की जो गवर्नमेंट आई है, इमरान खान साहब ने खासतौर पर कश्मीर पे खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि मैं कश्मीर का सफ़ीर बनूंगा, मुकदमा लड़ूंगा, और हमने देखा कि बहुत से प्लेटफॉर्म्स पे, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे, फोरम्स पे उन्होंने आवाज़ उठाई। अगर हम कंपैरिजन करें पुराने जो हमारे वज़ीर आज़म रहे, उनके मुकाबले में आप इनको थोड़े नंबर देंगे, चाहे कम दें चाहे ज़्यादा दें, लेकिन उनसे ज़्यादा बेहतर आप इनको कंसिडर करेंगे। फिर शाह महमूद कुरैशी साहब का रोल आप देखें, हमारे जो खारिजा पॉलिसी है, हमारी दफ्तर खारिजा, फॉरेन मिनिस्ट्री, लेकिन मैंने ये महसूस किया कि आप जैसे सीनियर एनालिस्ट भी अक्सर ये एतराज़ करते हैं कि अभी भी कहीं पे फ्लॉज हैं और अभी भी इन चीज़ों को बेहतर करने की ज़रूरत है। तो आपको क्या लगता है कि क्या फ्लॉज हैं, क्या कमी है जो इस गवर्नमेंट में भी हम देख रहे हैं कि जो बार बार कहते हैं कि हम कश्मीर का मुकदमा ऐसे लड़ रहे हैं जैसे कोई सफ़ीर लड़ रहा होता है, तो इमरान खान साहब खुद बार बार खुद को कश्मीर का सफ़ीर कहते हैं, तो आपको कहाँ पे कमी नज़र आती है? यानी इस गवर्नमेंट के रवैये में भी कोई कमी नज़र आती है, अभी भी कुछ बेहतर करने की ज़रूरत है, और अगर कुछ करने की ज़रूरत है तो वो क्या है, ज़रा प्लीज़ सजेस्ट कीजिए। देखिए, पहली बात ये कि इस गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा काम किया, काफ़ी किया दो चीज़ों पे। भारत के मामले, भारत की फॉरेन पॉलिसी को इस पे बड़ी मैं समझता हूँ कि उनको सेटबैक हुआ है। वो ये था कि पाकिस्तान को आइसोलेट करने के लिए वो ये कहते थे कि पाकिस्तान टेररिज्म कराता है, पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट है, लिहाजा वो कोई ना कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके पाकिस्तान पे मलबा डालते थे। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, फॉरेन ऑफिस ने इस दफा फॉल्स फ्लैग की कॉल उनकी जो है उसको हमेशा नाकाम बनाया, पहले दुनिया को वार्न कर दिया कि ये करेंगे। नतीजा ये कि ये पहले हमारी जो दो हुकूमतें गुजरी, पीपल्स पार्टी और नून लीग की, उसके दौर में तो हम दहशतगर्द बन गए, 70-80 हजार लोग हमारे मारे गए और दहशतगर्द भी हम बने। लेकिन इस वक्त इस प्राइम मिनिस्टर ने जुर्रतमंदाना स्टांस लिया और भारत को बेनकाब किया। ऊपर से फिर ये डिसइंफो लैब शैब ये चीजें भी आ गई, जिससे दूसरी बात यह है कि कश्मीर के मामले में हमने फर्म स्टांस लिया है और काफी कुछ इस पे काम हुआ है, लेकिन एक दो चीजें और हैं करने की जो नहीं करते, ये करनी चाहिए हुकूमत को। अच्छा, उसमें पहली बात ये है, पहली बात ये है कि जिस तरह अफगानिस्तान के लिए हमने एक फोकल पर्सन मुकर्रर कर दिया, कश्मीर का हम क्यों नहीं कर सकते, जो सिर्फ और सिर्फ कश्मीर का काम करे, कश्मीर के मामले में वो स्टेटमेंट तैयार करे। फिर हमने इंटरनेशनली जो हमारे बहुत सारे मुल्कों में, जानने पहचाने मुल्कों में भी और दूसरे मुल्कों में भी, वहां पे थिंक टैंक्स हैं, उनके सामने अपना केस रखें ताकि थिंक टैंक से इसके ऊपर लिखवाया जा सके, इंटरनेशनल मीडिया में आपका पॉइंट ऑफ व्यू आना शुरू हो। और तीसरा ये है कि जो आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है
इसमें रात लेट नाइट को हर चैनल पे 1-2 घंटे का इंग्लिश प्रोग्राम होने शुरू हो ताकि आवाज पहुंचे आपकी, आपका सांस दुनिया तक पहुंचे। हम उर्दू के प्रोग्राम करते हैं, बाहर देखे नहीं जाते, नतीजा ये है कि यहाँ से कुछ भी बाहर नहीं जाता। और तीसरी चीज ये, आखिरी चौथी चीज ये है कि आपके जो एम्बेसीज हैं बाहर, वो इस मामले में एक प्रोएक्टिव रोल अदा करें, क्योंकि हमें हुकूमत ने कहा था कि हर एम्बेसी में एक कश्मीर डेस्क खोला जाएगा, तो हमें तो कारगुजारी बाहर नजर नहीं आई कश्मीर की। तो वो इस इशू को बिल्कुल फैला देना चाहिए, मुहिम के तौर पे दुनिया में चला देना चाहिए। ठीक है, यानी जो जो कहा गया इस पर अमल भी किया जाए, सिर्फ कहा ना जाए, जुबानी जमा खर्च ना हो। ठीक है, ठीक है जनरल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, आपके तज्जिए। और नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद मेरे साथ मौजूद होंगे सदीक जान अपनी बड़ी खबर के साथ। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रॉडशीट पर तहकीकात का मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गया। जस्टिस अजमत शेख की तकर्री पर अहम समात, दरख्वास्त गुजार कौन है, क्या चाहता है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर हमला करने वाले वकला की गिरफ्तारियां भी शुरू हो चुकी हैं। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह का अहम खत मंजर आम पर आ गया और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के खिलाफ केस का फैसला जारी हो गया। इन खबरों की डिटेल क्या है जानेंगे नुमाइंदा खुसूसी सदीक जान से। जी सदीक, बताइएगा नाजरीन को। जी बिल्कुल, मैं अदालतों से जुड़ी हुई 3 बड़ी डेवलपमेंट्स पे आगाह करूंगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अजमत शेख साहब के हवाले से, जिनको ब्रॉडशीट की तहकीकात के लिए मुकर्रर किया गया है। उनकी इस तकर्री को, तहकीकात उनके हवाले करने के मामले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था और जिन वकील साहब ने चैलेंज किया उन्होंने अपनी दरख्वास्त में लिख दिया कि उनका जो केस है, उन्होंने 7 जजेस के नाम लिखे कि ये 7 जजेस मेरे केस की समाअत ना करें, और उन्होंने अपनी मर्जी का बेंच बताया कि मेरे ये 2 जजेस हैं, जस्टिस बाबर सत्तार साहब और जस्टिस जो जहांगीर साहब हैं, कि इनमें से किसी एक जज के सामने मेरा केस लगाया जाए। ये मामला सुना चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने, और उन्होंने अब इसका तहरीरी फैसला जारी कर दिया है और उन्होंने ये दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देते हुए मुस्तरद कर दी है। जस्टिस चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने अपने फैसले में लिखा है कि कोई भी दरख्वास्त गुजार या कोई भी वकील ये नहीं कह सकता कि मेरा केस इस जज के सामने लगाया जाए, इसके सामने ना लगाया जाए। और दूसरा उन्होंने जो लिखा है वो ये है कि ये जो दरख्वास्त गुजार है, इनके हवाले से पहले भी अदालती ऑब्जर्वेशन मौजूद है कि इस तरह की दरख्वास्तें दायर करते रहते हैं। दूसरा जो मामला है वो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब के हवाले से, क्योंकि तहरीरी फैसला कल बहुत लेट जारी हुआ, हम उस पर अपने प्रोग्राम में उस तरह से बात नहीं कर सके। उसमें अदालत ने, एक तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जो फैसला जारी किया है उसमें प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब और सेक्रेटरी खजाना की जानिब से जो रिप्लाई जमा कराया गया था उस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इत्मीनान का इजहार किया है। अदालत इस बात पर मुतमिन हो गई है कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब ने किसी रुकन असम्बली को कोई फंड जारी नहीं किए। तीसरा जो मामला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर मैं इसलिए बात करना चाहता हूँ कि हमारा मीडिया भी अब उस पर बात नहीं कर रहा, और वो मामला है जो आज से 4 रोज़ कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर हमला किया गया था, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर हमला किया गया था। उस हमले के बाद 24 घंटे बाद, 24 क्या तकरीबन मेरे ख्याल कोई बहुत ताख़ीर के साथ बहरहाल FIR दर्ज हुई। जब FIR दर्ज हुई, दहशतगर्दी के मुकदमा दर्ज हुए, तो अब तक 4-5 रोज़ गुजर चुके हैं, अभी तक इस्लामाबाद की पुलिस सिर्फ 8 मुबैना दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर चुकी है। वो मुबैना दहशतगर्द जिन्होंने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर हमला किया है। मैं आपको अगर बताऊं, इस वक्त इस्लामाबाद पुलिस, जिनका हमने इसी प्रोग्राम में बताया किस तरह से उन्होंने सरकारी मुलाजमीन पर तशद्दुद किया, लाठीचार्ज किया, उनके ऊपर जुल्म किया, ज्यादती की, वो इस्लामाबाद पुलिस अब तक इन मुबैना दहशतगर्दों को गिरफ्तार करने में नाकाम नजर आती है। 250 से 300 दहशतगर्द थे, मुबैना दहशतगर्द, जिन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर हमला किया था, लेकिन अभी तक सिर्फ 8 को गिरफ्तार किया है। और इसमें जो बड़ी खबर है वो ये है कि इस्लामाबाद पुलिस इस सारे मामले को खराब करने की कोशिश कर रही है। हमारे जराये ये बताते हैं कि प्रॉपर्टी टाइकून जो हैं वो इस वक्त एक्टिव हो चुके हैं वकला को बचाने के लिए। जो हमलावर थे उसमें उनके अपने लोग थे जिनको इस्तेमाल करते हैं कब्जा माफिया के तौर पर, जिनको वो थ्रेट करने के लिए, मुख्तलिफ लोगों को थ्रेट करने के लिए इन वकला को इस्तेमाल करते हैं, जो इसमें शामिल हैं। और अभी तक इस सारे मॉब, इस तमाम इन हमलावरों के सरगना को भी गिरफ्तार नहीं किया गया। इस पूरे केस को खराब करने की कोशिश की जा रही है। उन वकला के घरों पर छापे मारे जा रहे हैं जो इसका हिस्सा नहीं थे, उन वकला को गिरफ्तार किया जा रहा है जो कि इसका हिस्सा नहीं थे, और जो असल मुबैना दहशतगर्द हैं, जो हमलावर थे, उनमें से उनको गिरफ्तार करने के लिए ना तो पुलिस ना ही इस्लामाबाद इंतजामिया की हमें कोई संजीदगी नजर आती है। ये बहुत बड़ा मामला है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट मुद्दई है, शहर इक़्तिदार है, और रियासती इदारे हमारे जो हैं वो इसका कंप्रोमाइज नजर आते हैं। वजारत दाखिला
पुलिस कंप्रोमाइज नजर आते हैं और प्रॉपर्टी टाइकून्स का इतना असर रसूख है हमारी पुलिस के ऊपर, क्योंकि बताया यह भी जाता है कि यहाँ पर कुछ ताकतवर प्रॉपर्टी टाइकून्स हैं जो पुलिस की बड़े बड़े अफसरान लगवाते हैं, उनके ऊपर उनका इन्फ्लुएंस है। शायद यही वजह है इस सारे केस को खराब करने की कोशिश की जा रही है। और कल इन मुबैना दहशत गर्दों को जो 8 गिरफ्तार हुए हैं उन और बाकियों को बचाने के लिए कल फिर कुछ लोग जो हैं वो इस्लामाबाद में रैली निकालने जा रहे हैं। लेकिन मसला ये भी है, कल इंपॉर्टेंट दिन होगा। उसकी रीज़न ये है कि खुदा न खास्ता कल कोई अफसोसनाक वाक़या भी हो सकता है। उसकी रीज़न ये है कि अवाम के अंदर इन मुबैना दहशत गर्दों के हवाले से बहुत गम और गुस्सा है। जैसे इन्होंने जाके कानून हाथ में लिया, इन्होंने जाके खुद इंसाफ करना शुरू कर दिया, इन्होंने जाके जिस तरह से कानून को हाथ में लिया, इन्होंने जिस तरह से जाके हमला किया, अगर यही अवाम भी इसी तरह से खुद फैसला करने लग जाए कि कौन गलत है कौन ठीक है, तो बहुत बड़ा खुदा न खासा तसादुम हो सकता है। इसलिए इस्लामाबाद की इंतजामिया कल हम देखेंगे, एक तो ये कि किस तरह से वहाँ पर जो है वो इस सूरत हाल को काबू किया जाता है। दूसरा, वो पुलिस जो निहत्ते सरकारी मुलाजमीन पर चढ़ दौड़ी थी, शेलिंग की थी, सिर्फ इसलिए कि वो डी चौक तक ना जाए, वो पार्लियामेंट के सामने ना जाए, पुरअमन जिनका एहतजाज था। अब हम देखते हैं कि इस्लामाबाद की इंतजामिया, इस्लामाबाद की पुलिस, हमजा शफकात साहब हो, IG इस्लामाबाद हो, वो किस तरह से मुबैना दहशत गर्दों के हामियों को सड़कों पर आने से रोकते हैं, कानून हाथ में लेने से रोकते हैं। अभी तक हमें पुलिस कंप्रोमाइज नजर आती है, इस्लामाबाद की इंतजामिया कंप्रोमाइज नजर आती है, वजारत दाखिला कंप्रोमाइज नजर आती है। वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर हमला करने वाले मुबैना दहशत गर्दों को गिरफ्तार करने में बिल्कुल संजीदा नजर नहीं आते। बहरहाल कल का दिन इंपॉर्टेंट है और हमारे जरा ये भी बताते हैं कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद साहब से अब जो वकला तंजीमें हैं वो रब्ता करने की कोशिश कर रही हैं, वो ढील मांग रही हैं, वो जो है अब रियायत मांग रही हैं। लेकिन चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद साहब ने किसी भी तरह की कोई ढील देने से, कोई रियायत देने से इनकार करते हुए ये कहा है कि आप जाएं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से बात करें। साथ ही आखिर में मैं आपको ये बता दूं कि बेंच 5 बना दिए गए हैं। 18 या 19 तारीख है जिस पे तौहीन अदालत के 32 वकला के खिलाफ केसेस सुने जाएंगे जो मुबैना दहशत गर्द हैं, जो हमलावर हैं, जिन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर हमला किया है। ठीक है जी सदीक जान, बहुत शुक्रिया आपकी बड़ी खबरों के लिए। और नाज़रीन, पैमरा चेयरमैन सलीम बेग अब तक अपनी हठधर्मी पर कायम है और अफसोस की बात कि अब तक उनकी नाअहली पर कोई नोटिस नहीं लिया गया, बल्कि चेयरमैन पैमरा उनकी नाअहली की आवाज़ उठाने के जुर्म में हर चंद दिन बाद कोई ना कोई बहाना तलाश करते हैं। कभी नोटिस भेजता है वो शख्स, कभी लाइसेंस मुअत्तल कर देता है। आज भी मेरी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और जो मुतालिका हुकाम है उनसे बाकायदा ये गुजारिश है कि चेयरमैन पैमरा को फौरी उनके ओहदे से हटाया जाए और किसी अहल शख्स को मेरिट की बुनियाद पर उस ओहदे पर, उस कुर्सी पर बिठाया जाए। प्रैक्टिकली ये मिसाल कायम की जाए कि ये नया पाकिस्तान है, यहाँ पे मेरिट की धज्जियाँ नहीं उड़ाई जाएंगी, यहाँ ऐसे नहीं चलेगा। इसी के साथ डॉक्टर फिजा अकबर खान को दीजिए इजाजत। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह पीर के रोज सेम टाइम सेम चैनल। अगर जिंदगी ने वफा की दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।